नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अतिक्रमण न हुआ, अमर बेल हो गई। बार बार कबाड़ो, किनारे लगा दो, कोई गत कर दो, लेकिन ये ढीठ लता फिर से अपने स्थान पर कब्जा जमा लेती है। सिर्फ कब्जा ही नहीं, उसका विस्तार भी होता जाता है। वो ज्यादा जगह घेरता जाता है और ये परजीवी अपना साम्राज्य इतना फैला लेता है कि मूल पेड़ अपनी पहचान खो बैठता है। कुछ ऐसा ही राजधानी पटना की पहचान के साथ हो रहा। यहां स्मार्ट सिटी के सौंदर्य पर स्याही पोतते, संवरते सुधरते चकाचक होते पटना के आई लव पटना वाले सेल्फी पॉइंट और पॉपुलर पब्लिक प्लेस पर आपके पसंदीदा स्थल के आसपास भी आपको नजर आएगा अतिक्रमण। खोमचे ठेले लोगों को खिलाते पिलाते, सामानों का बाजार सजाते, चलते फिरते दुकान चलाते, फेरी वाले भी घिरे घिरे पहले बैठने का ठिकाना, फिर छोटे छोटे टेबल कुर्सी ठेला और फिर ठेले से सटे टेंट तिरपाल तक तन जाते हैं और एक खुला खुशनुमा आवागमन के लिए सुलभ स्थल भीड़ भाड़ चिल्ल पों वाला बाजार बन जाता है, जहां लोग टकराते, गाड़ियां रेंगती और शहर की रफ्तार दम तोड़ती नजर आ जाती है। ऐसे में आता है पीला पंजा, सब साफ करते हुए अपने पीछे छोड़ जाता है कुछ परेशान दुकानदार, मौका देख कारोबार लगाने वाले कामगार, आजीविका पर आई आफत से आहत परिवार। जब्त ठेले खोमचों को छुड़ाने के लिए मनुहार करते, जुर्माने की रसीद काटते, बाबू के सामने विलाप करते वो लोग जिनकी आजीविका के साधन को शहरी सरकारी व्यवस्था अतिक्रमण कहता है। एक बार फिर शहर के सौंदर्य को निखारने, सूरत में चार चांद लगाने नगर निगम, पुलिस, ट्रैफिक, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, अग्निशमन समेत और कई विभाग संयुक्त रूप से अलग अलग टीम में गोलंबर, नुक्कड़, चौक, चौराहों, फुटपाथ और रास्तों पर जेसीबी लेकर घूमते 5 से 20 हजार रुपए तक का जुर्माना करने से लेकर एफआईआर वाली कार्रवाई करते पूरे महीने नजर आएंगे। पर यह तो कोई नई बात नहीं, ऐसा तो नियमित होता रहता है, लेकिन बार बार क्यों ऐसा करना पड़ता है? एक बार हटाने के बाद आखिर कैसे उसी जगह कुछ ही घंटों या कुछ दिन बाद अतिक्रमण न सिर्फ बरकरार नजर आता है बल्कि उसका और विस्तार भी हो जाता है? ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि अतिक्रमण वालों को कौन दे रहा संरक्षण? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और फुटपाथी दुकानदार संघ से पक्ष रखने के लिए समन्वयक श्याम शंकर दीपक जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो श्याम शंकर दीपक जी, शहर की सूरत बिगाड़ने वालों को अतिक्रमण कहा जाता है, लेकिन उसका एक पहलू जो है उसका हमने उल्लेख अपने ओपनिंग में किया है, उसे आप बेहतर समझ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, उन्हें वहाँ से हटाया जाता है, कुछ समय बाद वो फिर आ जाते हैं, फिर हटाया जाता है, फिर आ जाते हैं। क्या लगता है कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान सरकारी अमले के पास है? श्याम शंकर जी। जी सभी नमस्कार। जो आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रीट वेंडर अतिक्रमणकारी हैं, सबसे पहले तो मैं इसको खारिज करूंगा। ये अतिक्रमणकारी नहीं है, ये स्वरोजगारी हैं और ये अपना रोजगार करते हैं। इनको रोजगार करने का, स्वरोजगार करने का इनको अधिकार भारत की संसद ने 2014 में जो है इन्हें दिया है और 2017 में बिहार सरकार ने इसके रेगुलेशन के लिए नियमावली बनाई है और उस नियमावली के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं और जिसका आत्मा है, उस कानून का आत्मा है टाउन वेंडिंग कमेटी कि जो भी काम करना है, चाहे अतिक्रमण अभियान आप चला रहे हैं, कोई वेंडिंग जोन घोषित कर रहे हैं, नो वेंडिंग जोन घोषित कर रहे हैं, तो उसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी अधिकृत है क्योंकि वो कानून के तहत बना हुआ कमेटी है और सारे डिसीजन लेने का अधिकार टाउन वेंडिंग कमेटी के पास है। मगर नगर निकाय के द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी को निष्क्रिय कर दिया गया है और इनकी बैठक ही नहीं की जाती है और नगर निकाय खुद अपना मनमानी जो है निर्णय लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। साल भर 2 साल जब तक जो है मीटिंग ही नहीं होती है और विदाउट जो है नगर जो है आपको जो है टीवीसी के परमिशन के जो है ये इविक्शन अभियान चलाया जाता है, जबकि कानून कहती है कि यदि आप किसी भी स्ट्रीट वेंडर को उनके रोजगार से आप बेदखल करते हैं तो बिहार की नियमावली में साफ साफ उल्लेख है कि 1 महीना पहले, ये 2 महीना पूर्व जो है आपको जो है उस पर चर्चा करना है और चर्चा उपरांत 1 महीना
पूर्व उनको नोटिस देना है और उसके बाद आप वैसा ही जगह को चयन करेंगे जैसा जगह पे जो उनका जहां अभी वो रोजगार कर रहे हैं और उनका जो है जितना इनकम हो रहा है उसी तरह का जगह खोज के उनको फिर वहां से वहां विस्थापित करेंगे एक जगह से दूसरे जगह। परंतु नगर निकाय के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है और मनमाने तरीके से हटाया जा रहा है। चलिए, तो आपने ये व्यवस्था जो मानवीय पहलू को नजरअंदाज करती है उसका उल्लेख किया गया, लेकिन जो सामाजिक पहलू है उस पर हम आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। पहले हम प्रमोद जी से समझ लेते हैं कि प्रमोद जी, ये अतिक्रमण हटाओ अभियान है, शायद ही कोई महीना हो जिसके शुरू या आखिर में इस तरह का अभियान नहीं चलता हो, और सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, बिहार के हर जिला मुख्यालयों में ये अभियान चलता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हर महीने ये अभियान क्यों चलाना पड़ता है। एक बार किसी बीमारी का इलाज कर दिया तो कर दिया, बार बार उसी बीमारी का इलाज करने में व्यवस्था व्यस्त है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सरकार की जो नीयत और नीति है वो कहीं से भी कारगर नहीं है। और जिस प्रकार से वेंडर को लेकर के जो सड़क पर, देखिए दो तरह का जो है अतिक्रमण होता है। एक तो होता है अस्थाई, जो सरकारी जमीन पर जो है अधिकृत रूप से परमानेंट जो बना लेने का काम करते हैं। दूसरा जो वेंडर जो होते हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए किसी प्रकार अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए अगर फुटपाथ पे कहीं ठेला हो, टोकरी में हो, फल और सब्जी का दुकान लगा लेते हैं, तो इस प्रकार का जो है जिसको कि सरकार अतिक्रमण का नाम देती है। लेकिन हमारा मानना है कि आप पहले जो है इन वेंडरों को जो अस्थायी रूप से वहां पर अपना रोजगार सृजन के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। आप वेंडर जोन बनाने की जरूरत है। आप उनको वहां पर बैठाइए जहां पर वो अपने रोजी रोटी को भी ठीक ढंग से चला सके। चूंकि भारत के संविधान में तो ये दिया गया है ना, स्वरोजगार के लिए तो बोला गया है कि हम आपको जो है से रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आप कहाँ करा पाते हैं। आप सिर्फ जो है अतिक्रमण के नाम पर उनके जो है ठेला को तोड़ने का काम करते हैं, टोकरी पर जो है बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार का जो क्रियाकलाप है वो सरकार का जो है वो जन विरोधी क्रियाकलाप है। सबसे पहले समझना होगा कि सरकार की जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या है। जनता के हित में, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन है ना। तो जनता, ये भी तो जनता ही है ना। इनके लिए स्वरोजगार देना या फिर नौकरी की व्यवस्था करना, ये तो सरकार का दायित्व है। आप कहीं ना कहीं उस दायित्व में निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। पिछले बिहार में 21 सालों से जो है एनडीए की लगातार सरकार है और अतिक्रमण के नाम पर देखिए अभी जो है वर्तमान में, मैं पटना की ही अगर बात करूंगा, तो अतिक्रमण में यातायात पुलिस को इससे अलग रखा गया है। आप देखिएगा चौक चौराहे पर कि यातायात के पुलिस तो होंगे, अगर अगल बगल किसी भी प्रकार से कोई ठेला वाला या कोई जो है वहां पे अतिक्रमण किया हुआ है तो उसको वो लोग कुछ नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि नगर निगम को इसका जवाबदेही और जिम्मेवारी दिया गया है। और नगर निगम, आपको मैं बतला देता हूं कि अगर जो है वैशाली सिनेमा हॉल जो पुराना होता था वहां पर जो है नगर निगम का ऑफिस है, अगर वहां पर बांकीपुर अंचल से जब निकलता है और थोड़ी दूर आगे बढ़ता है नाला रोड के आते आते, तब तक सारे दुकानदार जो अस्थायी रूप से, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जो पूरा नाला रोड जो है कैप्चर किए हुए हैं, अपने सामान को रख देते हैं रोड पर, तो उन लोगों को जैसे ही सूचना मिलती है वो सब हटा लेते हैं। तो इस प्रकार का जब आप ताम झाम के साथ जब जाते हैं तो वो तो हटा लेते हैं, और जब आप वहां से हट करके निकल जाते हैं फिर वो अपना लगा लेते हैं। तो सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए वेंडर जोन। आप देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने रैन बसेरा बनाने का काम किया था। पटना के प्रमुख सड़कों के किनारे जहां पे जमीन था वहां पे रैन बसेरा उन्होंने, जो रिक्शा वाला, ठेला वाला जो थक जाता है रात में वहां सोने के लिए, अपना रिक्शा को, ठेला को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने वहां पर दिया था। प्रत्येक जगह जो है नल वगैरह की व्यवस्था करने का काम किया था। आप नाला रोड आप चले जाइए, अंबेडकर भवन है, वहां पर उन्होंने जो है 2 मंजिला मकान बनाने का काम किया था कि वहां पर दलित परिवार के लोग भी अस्थायी रूप से रहेंगे। कदम कुआं में आप देख लीजिए, चाहे आप देखिए स्टेशन के सामने जो दुग्ध मार्केट है या कहीं भी पटना में
कई जगह वेंडर जोन उन्होंने बनाने का काम किया था, सिर्फ इसलिए कि वो जो है सड़क पर बैठने का काम नहीं करें, बारिश से भी बचे, धूप से भी बचे, बिल्कुल, और एक उनको सुनिश्चित उनका अस्थायी, बिल्कुल समुचित बाजार व्यवस्था हो। उस जी, काम पर कहीं ना कहीं मैं बस एक लाइन में खत्म कर दूंगा। आप देखिए दुग्ध मार्केट को हटा दिया गया। हम लोग इवन की धरना पर भी बैठे थे कि पहले आप इसको जो है अस्थायी व्यवस्था करिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमको याद है कि उस दिन भारी बारिश, मूसलाधार बारिश हो रहा था और प्रशासन के लोग हम लोगों के पास आए कि आप धरना खत्म कर दीजिए, मैं इन लोगों को जो है 1-2 किलोमीटर के अंदर में इन लोगों को जगह उपलब्ध कराने का काम करूंगा। हमको लगता है 7-8 साल हो गया लेकिन अभी तक जगह उपलब्ध नहीं कराया गया। ये समस्या तो गंभीर है, कई सारी चीजें। चलिए राहुल जी के पास आते हैं। राहुल जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, लेकिन घर में पकौड़ा तल के खाने के लिए तो वो नहीं कह रहे हैं ना, पकौड़ा तलने एक कारोबार के तौर पर वो कह रहे हैं। तो पकौड़ा तल तो लें, लेकिन कहां तलें और कहां बेचें, ये भी तो कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ना। व्यवस्था दीपक जी, आज जो ये हम चर्चा कर रहे हैं उसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो अतिक्रमण के ऊपर है। लेकिन मैं एक सब समाज से ये प्रश्न भी पूछना चाहूंगा, क्या अतिक्रमण जो अवैध रूप से जारी किया गया है वो कहीं से भी जस्टिफाई है उसके बचाव में खड़ा होना? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अतिक्रमण को हटाने के लिए जो प्रशासनिक स्तर के लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष है और कानूनी दायरे में किया जा रहा है। और इसके एक जीवंत उदाहरण भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। उसके कई सारे ऐसे उत्तर हैं जो देखा जा सकता है सब समाज के अंदर। देखिए, शुरुआत करते हैं बिहार से। अभी हमारे आरजेडी के साथी भी बातों को कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1990 से 2005 के भी दशक की अगर बात करें तो उस समय भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया थी, लेकिन वो स्लो थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय जो अपेक्षाकृत जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफी सुस्त हुआ करती थी। आज इसलिए दिख रहा है, रुकिए मैं खत्म करता हूं फिर आप बोलिएगा। आज इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आज जो व्यवस्था है वो संगठित है और चीजों को निष्पादन किया जा रहा है। और जब हम बिहार की जब कल्पना करते हैं, जब स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो अतिक्रमण है उनको बसाया जाए। जैसा कि हमारे एक साथी प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे थे कि 2014 में सरकार ने संसद से कानून को बनाया है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। और जो पकौड़ा तलने की जो बात की जा रही है इसका भी मैं आपका समर्थन करता हूं, क्योंकि पकौड़ा तलने वाला व्यक्ति सड़क के किनारे ही जाकर कहीं ना कहीं बेचेगा। अगर देखा जाए आमतौर पर तो सड़क के 1.5 फीट छोड़कर या फिर जो डार्क जोन होता है उस सब जगह पे इनको बसाया जाता है और उसकी जगह चीजों को चिन्हित किया जाता है। पटना जंक्शन का एक संदर्भ आपको याद दिला देना चाहता हूं कि वहां पे एक बहुत पहले, आज से 3-4 साल पहले, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले वहां पे पाइप घेरकर वेंडरों को वहां पे बसाया गया था। लेकिन मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको उजारा गया। लेकिन सरकार आज भी व्यवस्थित कर रही है। इसका मैं 2 उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले आते हैं कदम कुआं में। वहां एक वेंडर जोन बनाकर वहां पे सब्जी वालों को वहां बसाया गया है और बजाबते सारा चीज लिखा गया कि किसको किसको क्या क्या करना है। सेकंड बात करते हैं इनकम टैक्स गोलंबर के पहले या म्यूजियम के पहले जो रास्ता है वहां पे जो लोग बसे हुए थे उनको म्यूजियम के बगल में स्थान देकर बसाया गया है। ऐसे तमाम चीजें हैं। पटना के अंदर लगभग 14 जगह पर वेंडरों को बसाने की बात की जा रही है और सरकार एक जागरूकता अभियान फैलाकर चीजों का निष्पादन कर रही है। एक चीज यहां पे और मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा जो आपके चैनल के माध्यम से साझा होना चाहिए, वो ये है कि चुनाव के पहले 2025 के चुनाव के पहले सितंबर में एक पत्र जारी किया गया था जिसमें नगर निगम के अधिकारियों को और नगर आयुक्त के साथ साथ पटना के जिला अधिकारी को भी प्रशासनिक रूप से उसमें सम्मिलित किया गया था। पहले जब यहां से योजनाएं बना के दी जाती थी तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी इसको रिजेक्ट कर दिया करते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था को व्यवस्थित करने का जो संकल्प है वो सरकार ने लिया है और नगर निगम बिल्कुल एक स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्रता के साथ वो अपने काम का निष्पादन कर रहा है। लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चिन्हित कर लोगों को बसा रही है, लेकिन अतिक्रमण कर सरकार को झुकाना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है। इस बात को श्याम शंकर जी आप नोट करके रखिएगा, इन्होंने जो अंत में कहा है। लेकिन उससे पहले हम एक जवाब इनसे और ले लें। जब सब कुछ सही है, सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है, तो 2 शिकायतें आई है। एक तो श्याम शंकर दीपक जी की शिकायत है कि साल 1.5 साल 2-2 साल हो जाते हैं, बैठ के नहीं होती है, तो फिर कैसे हम कोई कार्य को धरातल पर उतारे या फिर उनके हित में कोई निर्णय लें। हम मजबूर हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। और प्रशासनिक अमला आता है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर सब नुकसान करके चला जाता है। तो ये बार बार क्यों होना पड़ता है? अगर एक बार आपने अतिक्रमण हटा दिया तो ये व्यवस्था कीजिए ना कि वहां दूसरा कोई ठेला खोमचा नहीं लगेगा। दीपक जी, आपने जो प्रश्न पूछा ये निश्चित रूप से ये आने वाले समय के लिए और जो हमारे जो दर्शक हैं जो चीज़ों को देख रहे होंगे, जो बिहार की जनता चीज़ों को समझ रही होगी, वहाँ मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि निश्चित तौर पे
जो आपने जो प्रश्न किया कि दोबारा वहां पे क्यों अतिक्रमण लग जाता है, तो सरकार आने वाले समय में कुछ ऐसी जवाबदेही भी तय करने जा रही है जिसके तहत जो उस एरिया का इंचार्ज होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और ये बिल्कुल साफ निर्देश है कि जब हम बिहार को सशक्त बनाने की बात करते हैं तो बिहार की एक कल्पना भी बहुत मजबूती के साथ होनी चाहिए। तो और जो निम्न परिवार जो सड़क किनारे अपने रोजगार रोजी रोटी के लिए जो रोजगार का जो सृजन करते हैं उनका भी सम्मान करना है। और एक चीज यहाँ पे और मैं बताऊंगा कि माफ कीजिएगा, पटना जंक्शन से जीपीओ तक लगभग 450 लोगों को चिन्हित किया गया था बसाने के लिए। सरकार की प्रक्रिया जो होती है थोड़ी धीरी होती है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे और चीजों को स्थापित कर धीरे क्यों होता है, हम यही समझना चाहते हैं ना। हर नुक्कड़ पर 4-5 पुलिस वाले हर समय 24 घंटे आपको नजर आ जाएंगे। वहां बोर्ड लगा हुआ है नो वेंडिंग जोन, उसके बोर्ड के चारों तरफ 4 ठेले खड़े हैं। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा? पुलिस वाला ही सुनिश्चित करेगा ना कि जो नो वेंडिंग जोन है वो नो वेंडिंग जोन ही रहे। बिल्कुल, श्याम शंकर जी के पास आ रहे हैं। और साथ ही श्याम शंकर जी, आपने ये भी नोट किया होगा कि वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पर जगह घेरकर शासन प्रशासन पर दबाव बनाने की जो साजिश होती है वो भी नहीं चलने दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण कहीं से भी नहीं है। जो भी है ये सारा समस्या का समाधान यदि रेगुलर बेसिस पे टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक करके चर्चाएं की जाए तो ये सारा समस्या का समाधान हो सकता है। वेंडर को कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप वेंडिंग जोन बना सकते हैं। हर जगह उतना ना जगह है और ना सरकार के पास उतना रिसोर्स है कि वेंडिंग जोन बना सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है। वेंडर को कानून भी कहता है, वेंडिंग को रेगुलेट करने की बात करता है। और अच्छी बिहार सरकार के द्वारा अच्छी पहल की गई। सरकार ये सचिवालय स्तर से एक पत्र सितंबर में जारी किया गया कि जो है सारे नगर निकाय जो है ये करे कि जो है वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित करे, प्लस वेंडिंग को रेगुलेट करने के लिए जहाँ भी है वो रेड लाइन पीला लाइन वो खींचे और खींच करके वेंडर को व्यवस्थित करे। उस पत्र में साफ क्लियर लिखा हुआ है कि नगर निकाय सिर्फ वेंडर को उजारने का काम ना करे, वेंडर को व्यवस्थित करने का काम करे, क्योंकि वह बिहार के अंदर में ये कानून लागू है, स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट लागू है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये पदाधिकारी का इच्छा शक्ति का कमी है। ये सबसे बड़ी बात आ गई। मैं इसमें और एक चीज ऐड करता हूं। मैं टीवी 2 साल पहले पटना नगर निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में जो है बजाबते प्रस्ताव पास हुआ था, मिनट्स में भी निकला था कि इन एरियाओं में जो है लाइनिंग खींचा जाएगा, रेड लाइन ब्लू लाइन खींचा जाएगा और उसके अंदर में वेंडर को व्यवस्थित किया जाएगा नंबरिंग करके, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। बिल्कुल, वो किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि स्टेशन के बाहर निकलिए और जाम में फंस जाइए। नहीं होता। चलिए, स्टेशन के मामले पर मैं एक लाइन बोल देता हूँ। स्टेशन को लेकर के स्पेशली बीना सिनेमा से लेके जीपीओ गोलंबर तक के 450 स्ट्रीट वेंडरों का लिस्टिंग हुआ था और उनको बसाने के लिए लगभग 10 राउंड स्पेशली मीटिंग हुई है वहां के लीडरों के साथ, वेंडरों के साथ। रिसेंटली में मीटिंग हुई थी कि जो अभी उन लोगों को जो हिंदुस्तान प्रेस वाला गली है उसमें एक साइड जो है उनको बसाया जाएगा, दूसरा जो है कबाड़ी खाना को जो उजाला गया है तैयार किया गया। हमने हाल में इलाके का मुआयना किया, मगर उसमें जगह नहीं दिया गया। दीपक जी ना, देखते हैं क्या होता है। सिर्फ बात होती है। बिल्कुल, ये गंभीर समस्या है। मल्टी लेवल पार्किंग जो बना है आपको, मल्टी लेवल पार्किंग जो बना है, फर्स्ट राउंड में जब न्यू मार्केट के वेंडरों के साथ जो मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बात हुआ था कि मल्टी लेवल पार्किंग में जो है वेंडरों को व्यवस्थित किया जाएगा, मगर वहां बना दिया गया पार्किंग। सिर्फ बातें हो रही है और बातों को अमली जामा पहनाने के बजाय अतिक्रमण करार देकर उन्हें सीधे उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है। आजीविका का साधन एक परिवार का इस तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रमोद जी, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन शासन पर आप ठेला खोमचा सड़क पर लगाकर दबाव बनाने का प्रयास करें, इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे, ये भी तो नहीं चलेगा ना। सिस्टम के हिसाब से सिस्टम काम करेगा। देखिए, इसी डिबेट में दीपक जी बैठे हुए हैं। दीपक जी ने तो एक एक बातों को जिक्र करने का काम किया कि एक्ट भी बना हुआ है, नियमावली भी बना हुआ है, लेकिन सरकार इस ओर जो है
सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय होती या अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति जगाती या दिखलाती तो कहीं ना कहीं आज समस्या का कुछ ना कुछ जो है समाधान निकलता। लेकिन मैं कुछ बात जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि व्यवस्था हम लोग देने का काम कर रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर ये लोग जो है एक तरीके का लूट जो होता है ना, वो मचाने का काम किए हैं। लोग व्यवस्था देने का काम नहीं किए हैं। अगर आप जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर आप देख लीजिए कि जितना खर्च होता है, आप उसका एक मूल्यांकन कर लीजिए कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर इन लोगों ने कितना जो है से खर्चा करने का काम करते हैं और उस प्रकार से सफलता तो इन लोगों को मिलती नहीं है। मैंने तो पहले ही उद्बोधन में कहा कि दुकानदार को पता चल जाता है जब ये तामझाम के साथ घर से निकलते हैं बैंड बाजे के साथ कि अतिक्रमण हटाने के लिए निकले हैं, तो आगे आगे के दुकानदार जो है अपना सामान अंदर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो बाहर कर लेते हैं। स्थिति जो है जस का तस रह जाता है। अब देखिए एक बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि पकौड़ा तलने को भी इन लोगों ने तो कहा था कि जैसे वो भी एक रोजगार है। अब तो उसके लायक भी ये लोग नहीं छोड़े हैं, क्योंकि जो कॉमर्शियल सिलेंडर वगैरह है उसका रेट देखिए ना, आज ही 900-950 रुपया जो है बढ़ा दिया गया। तो अब देखिए कि कितना पकौड़ा जैसे लोग तलेंगे। अब सवाल उठता है, अभी कदम कुआं के वेंडर जोन की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, उसी वेंडर जोन की मैंने बात किया था कि कदम कुआं में सब्जी और फल मंडी का निर्माण का काम खुद हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कराने का काम किया था और बजाबते खड़ा होकर के उसका ये भी किया था, उद्घाटन भी करने का काम किया था। गेट की जब कमी थी तो जब वहां के दुकानदारों ने कहा कि सर 2 ही वो गेट, पहले शुरू में जब बना था तो 2 ही वो गेट था, तो उन्होंने जैसे ही कहा, बोला कि कितना गेट चाहिए, तब हम उन लोगों ने कहा कि सर चारों तरफ से गेट चाहिए। बोले कि ठीक है, चारों तरफ से गेट बना लो। अब सोचिए कि समस्या का निराकरण के लिए आपको जो है ऑन स्पॉट भी कभी कभी फैसला करना पड़ता है। अभी इन्होंने तो कहा कि आप जो है चिन्हित करिए ना सड़क के, आप अगर आपके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि जो घनी आबादी है, वो अगर माल बेचना है, चाहे वो ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, तो वो तो बेचेगा जहाँ पे आबादी है। ऐसा जगह ले जाकर के आप दे दीजिए, एम्स के पीछे दे दीजिए, वहां कौन जगह खरीदने के लिए। तो सवाल उठता है कि जब आपके पास जगह की कमी है शहरी क्षेत्र में, तो सड़क के किनारे आप चिन्हित करिए कि इस एरिया के आगे आपको नहीं आना है। नहीं, हमारे पास सड़क भी उतनी नहीं है ना। हाँ, मान लीजिए जिस जहां की सड़क चौड़ी है, कुछ तो निराकरण आपको करना पड़ेगा ना। सरकार अपनी जवाबदेही से तो हम वेंडिंग जोन बना देंगे, ये तो नहीं चल सकता है ना। हम 4 लेन सड़क हमारी जरूरत है और उसमें हम 3 लेन में गाड़ियों को दौड़ाएं, 1 लेन में ठेले खोमचे लगाने दे, वहां बाजार लग जाए, दुर्घटना का अलग कारण, जाम की अलग समस्या, तो ये भी तो नहीं चल सकता। आप थोड़ा सा आप दिल्ली चले जाइए, सबसे पुराने बाजार है जो है चांदनी चौक है, वहां पर जो है हमको लगता है 8 फीट हाइट का जो है रेलिंग किया हुआ, और रेलिंग के ठीक पीछे जो है वो लोग जो फुटपाथ पे जो दुकानदार हैं उनको जो है से वहां बैठने की व्यवस्था की हुई है। तो कई सारे, लेकिन जवाबदेही जो है सरकार की है, इस बात को मान लीजिए कि सरकार की जवाबदेही है और कि उनकी व्यवस्था हम कैसे करें, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कैसे करें, कैसे उनको हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। कहीं ना कहीं ये सरकार 20-21 वर्षों के शासन में भी जो है इसमें काफी पीछे है। दीपक जी कुछ कह रहे हैं। दीपक जी, मैं ये कह रहा था, मैंने पहले भी कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वेंडर को यदि प्लानिंग किया जाता तो इस शहर के अंदर में जितने वेंडर है उसको ढंग से व्यवस्थित किया जाता। कानून में स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बनाने की भी व्यवस्था है। आपने संसाधनों का भी जिक्र किया था, मतलब आप दोनों पहलू को अच्छे से समझ रहे हैं जी। एक जगह से अगर 10 ठेले को हटाकर हम कहीं व्यवस्थित कर दे तो वो जगह 4 दिन बाद खाली नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ हम कारोबार कर सकते हैं, यहाँ आमदनी का इंतजाम हम कर सकते हैं, तो 10 ठेले वाले और वहां आकर खड़े हो जाएंगे। तो अब फिर ऐसा नहीं ना कि उन 10 ठेलों वालों को फिर हमसे व्यवस्थित करें। ये तो पूरा एक चक्र चल रहा है। नहीं, ये सुनिश्चित नगर निकाय को करना पड़ेगा कि जहां से हम हटा करके दूसरे जगह उनको व्यवस्थित कर रहे हैं, तो वो पुराने वाले जगह पे किसी नए को हम दुकान ना लगने दें, ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मेरे मन में एक और बात आ रही है, अगर जरूरत पड़ी और मुझे आजीविका के लिए वहां कुछ व्यवस्था तलाशनी पड़ी तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? मैं तो अगर सड़क पर ठेला लगाऊंगा तो डंडे खाऊंगा, फाइन कटेगी महीने के 2 बार, और नहीं तो फिर मुझे भी जगह दे सरकार।
फिर जो नए लोग आजीविका के लिए इस तरह से छोटी पूंजी लगाकर कुछ व्यवस्था करना चाहें तो वो कहाँ जाएं? तो इसके लिए नगर निकाय को व्यवस्था करनी पड़ेगी। नगर निकाय में ये सेल होना चाहिए इस तरह का कि यदि कोई लोग आना चाहते हैं, आ रहे हैं नए, तो वो पहले आकर के न वहाँ आवेदन दे दे, रजिस्ट्रेशन करवा ले। और रही जो आप फाइन की बात कर रहे हैं, फाइन भी यहाँ पटना के अंदर में बहुत ज्यादा मनमाना किया जा रहा है, फाइन काटा जा रहा है। हम तो गए थे ना, लोगों से बात करने, लोग कह रहे हैं वसूली का जरिया बन गया, एक बार अतिक्रमण हटाइए, अगली बार रेट बढ़ जाएगा और फिर आप उसी जगह पर खड़ा कर सकते हैं ठेला। राहुल जी बताइए। हाँ, ये राहुल जी से जान लेते हैं। कानून जबकि कहता है सरकार पर एक मिनट सिस्टम की इच्छा शक्ति पर कानून कहता है 250 रुपया आप यदि जुर्माना उसे लगा भी रहे हैं तो 250 रुपया जुर्माना लेंगे। वो ठेले वाले तो बता रहे हैं 2,000-2,500 ले लेते हैं ठेला। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं जिसकी आमदनी प्रत्येक दिन 100-200 रुपया नहीं है, उससे भी 2,000 रुपया का ये लोग वसूली करते हैं, नहीं तो उसके ठेला को बुलडोज करते हैं। नहीं, तो वो गलत जगह पर गलत तरीके से गलत समय पर खड़े हैं ना, इसलिए उस तरह की कार्रवाई होती है। अब सजा के प्रावधानों को, सजा के प्रावधानों नहीं दीजिए, सजा का प्रावधान रहने ही नहीं दीजिए, वहां आप आने ही नहीं दीजिए, ये व्यवस्था नहीं दीजिए, उसको मरने के लिए छोड़ दीजिए। तिल तिल उसके बच्चे उसके सामने जो है भूख से मरते रहे, तड़पते रहे, आप उसके लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं करिए, लेकिन उनके जो है ठेला को जो है आकर के तोड़ दीजिए। सबका जवाब दीजिए। आपने ये कहा था कि मैंने फुटकर दुकानदार ठेला खोमचा के नाम पर जगह कब्जा करके और अपनी व्यवस्था न बनाए, सिस्टम पर दबाव न बनाए, वो भी बात आ रही है, तो फिर जाएं तो जाएं कहां? देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो वो सख्ती के साथ पालन होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो भावनाओं में बहकर उसके फैसले नहीं किए जाते हैं, और जो तस्वीरों की जो बात की जाती है, भावनाओं में बहकर नहीं, यहाँ आर्थिक व्यवस्था एक पैरेलल खड़ी हो जा रही है ना। वो भी तो हमें ठेला खोमचा वालों ने बताया कि एक बार अतिक्रमण हटा तो ठीक है, अगली बार से रेट बढ़ जाएगा और हम वहीं लगा सकते हैं दुकान। आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था। देखिए, क्या है कि सरकार ने जो रिसिप्ट दिया है, उस रिसिप्ट पे अगर 2,000 लिखा है तो सरकार को आप क्लेम कर सकते हैं, नगर निगम को कटघरे में खड़े कर सकते हैं। लेकिन उस रिसिप्ट पे अगर 250 ही सिर्फ कटा है और आप 2,000 दे रहे हैं, तो फिर इसकी शिकायत आपको करनी होगी संबंधित पदाधिकारी से। वो तो व्यवस्था है। 5,000 मनमाना, अरे इस बार 5,000 से 25,000 फाइन, मनमाना फाइन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड श्याम शंकर जी, हम राहुल जी से दूसरी बात भी सुन लेते हैं ना। जी राहुल जी। और जहां तक रोजगार से जुड़ा व्यवस्था की बात है, तो ये जब भी इस देश का जो कानून है और ये इस देश के जो वासी हैं या फिर बिहार के जो सम्मानित नागरिक हैं, इन सबके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो रोजगार का सृजन करें तो व्यवस्था उसकी सुचारू रूप से होनी चाहिए। लेकिन अव्यवस्थित करके उस व्यवस्था की मांग कहां तक जायज है, ये कहीं से भी जस्टिफाई करना लायक नहीं है। एक और उदाहरण, बार-बार इस बात को कह रहा हूं। 10,000 रुपए सरकार ने दिए हैं। अगर कोई महिला चाहे कि हाँ ठीक है, ऐसी कई महिलाएं हैं जो रेहड़ी लेकर निकली है, ठेला लेकर निकली है, सब्जियां बेच रही है, आप उन्हें वहां से भी उखाड़ कर फेंक देंगे तो फिर वह कहां जाए? किस लिए आपने पैसे दिए? कारोबार करने के लिए या खर्च करने के लिए, आजीविका का इंतजाम करने के लिए? देखिए, ये बड़ा ही स्पष्ट है। अगर आपको पढ़ने जाना है कहीं, तो पढ़ने के लिए वो विद्या का एक मंदिर होता है, और ठीक उसी प्रकार जिस तरह आपको अपने रोजगार को करना है। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मंदिर की बात मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको कंक्लूड कर दे रहा हूं। मेरी बात सुनिए, फिर आप करिएगा। आप फाइनल कमेंट आप कर लीजिएगा, फाइनल कमेंट आप कर लीजिएगा ना। आप तो जगह बात आ गई राहुल जी, जल्दी फाइनल कमेंट आप कर लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल हम आपकी बात देखेंगे। देखिए, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं। जब 2020 के पहले जब आरजेडी सत्ता में थी, तो मैं आपको एक संदर्भ याद दिला देता हूँ जो बड़े ताजा है, मेरे नजर के सामने का है। पहले आरजेडी सत्ता में थी। नहीं थी क्या? नहीं, 2020 से पहले आरजेडी सत्ता में नहीं थी। 2020 के पहले थी। 2020 के पहले 2015 में 17-18 की बात कर रहे हैं। 17-18 में आप थे, उनकी बात डेट पर नहीं, उनके और वीरचंद पटेल, सुनिए मैं बता रहा हूँ, वीरचंद पटेल मार्ग के पास, बताइए, मैं वीरचंद पटेल मार्ग के पास 17-18 की बात है, जो भी कपड़ा लगाने वाले जो वेंडर हुआ करते थे, इन सबको उखाड़ कर फेंकने का काम आरजेडी की सरकार ने उस वक्त किया था। आज हुआ था। अच्छा, वो कौन से सिद्धांत पे किया? राहुल जी, कौन से सिद्धांत पे आज भी हुआ? ये तो राहुल जी, आज भी हुआ वो काम। मैं वही कह रहा हूँ, आरजेडी जब थी तो हुआ कि नहीं हुआ, उसको आरजेडी कैसे जस्टिफाई कर सकती है अभी बात कर? नहीं, वो तो कोई जस्टिफाई नहीं करेगा ना, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम आरजेडी नहीं होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए।
ठीक है। व्यवस्था करने का जिम्मेदारी सरकार का बनता है। हम सरकार देखेंगे इसकी कि सरकार उस लेती है। जिम्मेदारी का कितना निर्वहन करती है। यहाँ गवाह श्याम शंकर दीपक जी हैं। नहीं, उदाहरण श्याम शंकर जी मैंने आपने दिया ना, दिखाना बिल्कुल एक नहीं नहीं मैंने श्याम दिया शंकर कि जी जो दुग्ध मार्केट हटाया गया हाँ। है वहां से बोला गया था कि 2 किलोमीटर के दायरे में हम इसको बसाएंगे, वो इतने अभी तक सालों कहीं में क्यों नहीं नहीं बसा, इसका चलिए। जवाब कौन देगा? अब नजर पड़ी है, अब जब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हम स्मार्ट सिटी को सुंदर चकाचक बनाने के लिए कुछ लोगों को इधर उधर शिफ्ट करेंगे, तो वो लोग इधर उधर शिफ्ट होने में कूड़े के ढेर में न चले जाएं, कचरे की तरह न ट्रीट किए जाएं, ये सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि वो कुछ लोग जो इधर उधर करने के लिए आप तरस रहे हैं, वो इधर उधर होने से पहले उनकी आजीविका, उनके जीवन यापन की पूरी व्यवस्था इधर उधर हो जाएगी। और ये गंभीर मसला है, इससे सुनिश्चित करे सरकार कि सुचारू तरह से संपन्न कराया जाए। और श्याम शंकर जी जो रसीद दिखा रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें, हमने कई फुटपाथी दुकानदारों से बातचीत की है, ठेले खोमचों वालों से बातचीत की है। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा कि उनका कहना है कि आप आइए और फिर दुकान लगाइए, अगली बार अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद रेट बढ़ाकर फिर से दुकान लगा लीजिए। जो पक्के दुकानों में किराया लगता है वो फुटपाथ पर भी किराया लगता है। जल्दी से श्याम शंकर जी। मैं 2 मिनट आपको स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे जी। हैं। आप स्मार्ट सिटी में आप गरीबों को उजाड़ के आप स्मार्ट सिटी नहीं ना बना सकते हैं। आप गरीबों को भी स्मार्ट सिटी में समाहित करके आप बना सकते हैं ना। बिल्कुल है, सिर्फ आपका अभी संपन्न करें- लोगों के लिए शहर बसाएं ये संभव भी नहीं है और ये संभव होने भी नहीं दिया जाएगा। ये सरकार के लिए समस्या का सबब बन सकता है और सरकार ये सुनिश्चित करे कि गरीब गुरबों के होने का दावा जो करते हैं, अंत्योदय की जो बात करते हैं, वो उन बातों को भी अमली जामा पहनाएंगे। हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी, प्रमोद सिन्हा जी, श्याम शंकर दीपक जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।